हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के कुछ जॉब्स जो आई हैं उनका अपडेट देखने वाले हैं। 5-6 नौकरियां हैं, अलग अलग टाइप की नौकरियां हैं। कुछ नौकरियां ऐसी भी हैं जिनमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कुछ ऐसी भी है जिनमें मेंस नहीं है, और कुछ ऐसी भी है जिसमें 8th 12th चार्टर्ड अकाउंटेंट हर टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, बिकॉज अलग अलग नौकरियाँ अलग अलग लोगों के लिए होती है। हो सकता है कोई और नौकरी आपको क्लिक हो जाए, स्टार्टिंग की नौकरी आपको क्लिक ना हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म आने वाला है, जल्दी उसका फॉर्म निकलने वाला है और उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब फॉर्म निकलता है उसके बाद 2 से 3 मंथ मिलते हैं और आरबीआई ग्रेड बी जैसे बड़े एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए उतने मंथ काफ़ी नहीं होते हैं। और 70-80 हज़ार रुपये सैलरी वाली नौकरी है, तो बहुत अच्छी नौकरी है, वर्ल्ड क्लास नौकरी है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी के लिए और उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कोर्स रिकमेंड करता हूँ। कोर्स ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑलिव बोर्ड की तरफ से ही है। सबसे पहले तो बता दूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप आरबीआई ग्रेड बी का डिस्क्रिप्टिव पेपर फ्री में अटेम्प्ट करिए। सबसे पहला काम तो आप ये करिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो कोर्सेज में आपको मिल रही हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट द्वारा आपको वीडियोस मिलेंगे, यहाँ पे क्लासेस जो होंगी। उसके बाद आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर का भी होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी होगा। डिस्क्रिप्टिव का फ्री वाला मैंने आपको बताया, अटेम्प्ट करके देखिए। उसके बाद करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ईएसआई और एफएम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा पेपर होता है इसका, यानी इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का और मैनेजमेंट का। इसकी वीडियो क्लासेस भी होंगी, आपकी ऑल ओवर इंडिया मॉक टेस्ट भी होगी। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसी ईएसआई और एफएम का। आपको करंट अफेयर्स के कैप्सूल दिए जाएंगे जिसके अंदर आपके नोट्स भी होंगे और आपके नोट्स ईएसआई और एफएम के भी आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होगा, ऑल ओवर इंडिया मॉक टेस्ट होगा। हर एक चीज़ जो एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए चाहिए आपको यहाँ पे मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार आप लोग जरूर चेकआउट करना ऑलिव बोर्ड के आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज को। और जो लोग कोर्स को बाय करना चाहेंगे वो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, KNIK 25% का आपको वहाँ पे छूट भी मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस नौकरी के बारे में हम देखेंगे वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 376 ऑल ओवर इंडिया के रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है। ये वही नौकरी है जिसके अंदर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। सैलरी आपकी कितनी है? 60-65 हज़ार की सैलरी होगी और एक पैसे का भी एग्जामिनेशन आपको रिटर्न यहाँ पर नहीं देना है। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म का डेट देख लेते हैं। डेट की बात करूँ तो 19 नवंबर को इसका फॉर्म आउट हो चुका था। 9 दिसंबर 2021 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। इसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में कोई डिटेल फिलहाल नहीं है। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है हमारी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। काफ़ी ठीक ठाक फीस बोलूँगा, क्योंकि 1250 तक हमने फीस देख चुके हैं कि इतनी ज़्यादा आजकल फीस ली जा रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो ये देख लिया हमने एप्लीकेशन फीस। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर कि आखिर किस तरीके की नौकरी है और कितने कितने यहाँ पर आपके पोस्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके 2 तरीके की नौकरियां हैं टोटल। सबसे पहला है आपका सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और उसके बाद ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की टोटल 326 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की है। 92 जनरल है जिसमें 101 ओबीसी की पोस्ट है, जनरल से भी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर बैकलॉग सीट्स भी हैं। ईडब्ल्यूएस की 47, 44 SC की, 42 ST की। और आपका ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की 19 पोस्ट है, 14 जिसमें से ओबीसी की, और आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो भी आपके यहाँ पे पोस्ट हैं। तो यही सारे पोस्ट यहाँ पे हैं। तो अब हम बात करते हैं उन पॉइंट की जिसमें सब इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना मैं इस बार 3 बताऊंगा आपको। सबसे पहला होगा एज, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद बताऊंगा एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर देख लेना कि आपके स्टेट में है कि नहीं, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और अगर दूसरे शहर में जाके दे सकते हो तब तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एज और एजुकेशन दोनों को इकट्ठे ही देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जॉब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर में, जिसमें 326 पोस्ट है। इसके अंदर जो एज की क्राइटेरिया मिनिमम 24 है, मैक्सिमम 35 है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिजायरेबल में आपको MBA मांग रहा है 2 सालों से, भूल जाइए, कुछ जरूरत नहीं आपको उसकी। ठीक है, भूल जाइए उसको, बस ग्रेजुएशन चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट विथ पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, सारे बैंक
बैंक्स में से किसी के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी में भी आपको अगर नौकरी होगी तो आपको बात यहाँ पे हो जाएगी। और जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है ना, उसके अंदर एज की क्राइटेरिया 23 से स्टार्ट है, 24 से नहीं, 23 से स्टार्ट होगा और 35 ईयर्स तक जाएगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों का ही एकदम सेम है। एक्सपीरियंस का बता दूं तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है आपकी नीचे वाली पोस्ट के लिए, यानी ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 1.5 साल का वही एक्सपीरियंस चाहिए जो आपको ऊपर 2 साल का चाहिए था। तो वर्क एक्सपीरियंस मानता हूँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही हल्की है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट कर सकते हैं। 4th पॉइंट हमारा है बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कुछ भी हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। हालांकि सीए के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्म नेक्स्ट है हमारा, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपने बहुत साल फेल हो करके पास हुआ है तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पास होना चाहिए। करेस्पॉन्डेंस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था ना, स्टेट वाइज है। और इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं कि सिबिल स्कोर इसके अंदर देखते हैं, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर एक होता है। आपको अगर लोन लिया है आपने और चुका दिया, या फिर आपने लोन लेकर के नहीं चुकाया तो सिबिल स्कोर कम हो जाता है, चुका देते हैं तो बढ़ जाता है। तो 650 आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 650 बहुत ही मिनिमम है, सबका ही होता है, तो उतना कोई इसके अंदर सोचने वाली बात नहीं है। वरना आप वैसे आप चेक भी कर सकते हो गूगल करके अपना सिबिल स्कोर, मतलब अगर आप डिफॉल्टर नहीं होना तो आपका 650 से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा एग्जामिनेशन सेंटर की। तो जो सीनियर आपका रिलेशनशिप मैनेजर है उसकी आपकी पूरे के पूरे कंट्री में आप देख सकते हो, स्क्रीन पे मैं आपको शो कर दूंगा, पूरे के पूरे कंट्री में पोस्टिंग है। बस ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर जो है ना उसकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही होगी। आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी मुंबई में ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे पेपर तो है ही नहीं, इंटरव्यू आपको देने भी मुंबई में ही जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो मैं कह रहा हूँ ना, एग्जामिनेशन सेंटर का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। नौकरी तो आपकी परसेंटेज के ऊपर, आपको बुलाएंगे, आप फॉर्म भरोगे, आपको अगर वो बुला लेते हैं तो आपको मुंबई में ही बुलाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। तो आप इसके अंदर चाहो तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मुंबई पोस्टिंग चाहते हो तभी अप्लाई करना, क्योंकि बहुत महंगा शहर है, वरना ऊपर वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करना, फालतू पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ये नौकरी है वो आपके 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। 5 साल अगर आप सही निकाल देते हो तो उसके बाद आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा, या फिर आपकी नौकरी एक्सटेंड भी हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी नौकरी है, इसमें डेफिनेटली रिकमेंड किया जाएगा, क्योंकि सैलरी भी इसके अंदर अच्छी खासी आपको मिलेगी। वो आप बार्गेनिंग करोगे वहाँ पे जाके सैलरी, मतलब मेरे हिसाब से 65 से लेकर के 80-85 हज़ार के बीच में इसके अंदर सैलरी मिलना बहुत ईजिली, मतलब मिल जाएगा इतना सैलरी। और आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का सारा डिटेल देख लिया, इसके अंदर कोई एग्जामिनेशन नहीं है। लेकिन आपके इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, तो इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस की जो आपकी किताब होती है, जो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ, यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा, जो कि यूनिवर्सल किताब है। किसी भी बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हो, IBPS, SBI, वो बुक बहुत अच्छी है, बेहतरीन किताब है, हर चीज़ डिटेल में दिया गया है, उसके बाद कुछ भी नहीं आता, तो वो आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपके इंटरव्यू में काम आएगा ही आएगा, और सारे एग्जामिनेशन के अंदर भी काम आएगा। अगर आप बैंक के अंदर नौकरी ढूंढ रहे हो, चाहे एसओ हो, पीओ हो या फिर क्लर्क हो, बहुत अच्छी किताब है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और इसको ऑनलाइन अप्लाई करिए। तो ये हमने देख लिया बैंक ऑफ बड़ौदा। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा NHA यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट। सबसे पहले हम इसका डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 29 नवंबर को इसका फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। फीस पेमेंट करने का 30 नवंबर है, और करेक्शन मतलब कुछ गलती हो जाए आपसे फॉर्म भरने में तो 2 से 3 दिसंबर आपका आखिरी डेट है। कुछ करेक्ट करना चाहो तो करेक्ट कर सकते हो। एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। और इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये है, EWS के लिए 300 रुपये है, SC ST के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बिल्कुल फ्री है ये फॉर्म। तो इस फॉर्म में EWS के लिए 200 रुपये कम भी किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये देख लिया अपने एप्लीकेशन फीस। अब हम आते हैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर। नौकरी क्या है आखिर, तो नौकरी है आपका डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर। टोटल आपकी 17 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो 17 पोस्ट बहुत कम नहीं है, इतना मत सोचिएगा इसके बारे में। अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल होंगे। तो ये किस टाइप की नौकरी है, तो ये क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है, IAS लेवल की नौकरी है। 5400 आपकी ग्रेड पे है, 60-65 हज़ार रुपये महीना आपको सैलरी मिलेगी, फैसिलिटीज मिलेगी, आप एक ऑफिसर रहोगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एज देखते हैं सबसे पहले, तो 35 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका काफ़ी सिंपल है। कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर मतलब BCom
हो, चाहे बीबीए हो या फिर बैचलर इकोनॉमिक्स हो, अप्लाई कर सकता है। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर सीएमए यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या फिर सीडब्ल्यू भी बोलते थे इसको, या फिर वो हो। नहीं तो एमबीए हो फाइनेंस में, वो भी आपका करस्पॉन्डेंस यानी रेगुलर जा करके। अगर आप इनमें से कुछ भी हो बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस नौकरी के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर लेवल की जॉब है, सिर्फ इतना क्वालिफिकेशन पे तो नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, और हाँ, ये क्वालिफिकेशन में ना सिर्फ एमबीए रेगुलर होना चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने बीकॉम किया था करस्पॉन्डेंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आपका बीकॉम करस्पॉन्डेंस से था, बीबीए करस्पॉन्डेंस से था, आपका बैचलर इन इकोनॉमिक्स करस्पॉन्डेंस से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, ग्रेजुएट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, फाइनल ईयर के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये आपका क्वालिफिकेशन इसमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनेंस या फिर अकाउंट्स सर्विसेज में किसी के भी मेंबर हो, चाहे आप राज्य सरकार में हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस या फिर अकाउंट सर्विसेज के आप मेंबर हो, तो अप्लाई आप कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर, जो कि दोनों बताया, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और ये सर्विस वाला, दोनों के ही बाद लागू होगा दोनों के ऊपर। मतलब आपने नीचे वाला किया हो तो भी आपको 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए, और ऊपर वाला किया हो तभी भी 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन 4 साल एक्सपीरियंस किस में चाहिए? तो आपका चाहिए मतलब फाइनेंस और अकाउंट्स के रिलेटेड ही चीज़ों में चाहिए। तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चाहिए, बजटिंग में चाहिए, इंटरनल ऑडिट में चाहिए, या फिर कंट्रोल मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट के अंदर चाहिए। इसके अंदर और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, मैं डिस्प्ले कर दूंगा, नोट आप पढ़ सकते हो, वरना लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि स्पेसिफिक जो है वही समझेंगे कि उनका किस चीज़ में यहाँ पे एक्सपीरियंस डिमांड कर रहा है। इसमें से किसी में भी, सब में नहीं चाहिए, किसी एक में भी है तो आपका काम चल जाएगा। तो फाइनेंस के हो तो इन 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ तो आपकी मैच कर ही जाएगी, या फिर आपके एक्सपीरियंस लेटर पे आप लिखवा ही दोगे, कुछ भी आपको नॉलेज होगा तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस नौकरी को पाने के लिए। आप अप्लाई चाहे तो कर सकते हो, अगर आप इसको पास कर जाते हो एलिजिबिलिटी को। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका यहाँ पे सीबीटी यानी आपका एक एग्जामिनेशन होगा। यही वो नौकरी है जिसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन आपको नहीं देना कोई भारी सा। यहाँ पर आपका एक सिंगल एग्जामिनेशन होगा, मतलब सिंगल एग्जामिनेशन का मतलब एक ही बार आपका हो जाएगा, जिसके अंदर आपका एक तो जनरल हमारे टॉपिक्स होते हैं, इंग्लिश, क्वांट वगैरह, वो पूछेंगे। सेकंड आपके जो अकाउंट से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उनके एक पेपर होगा, ठीक है। तो मतलब कंबाइन ही एक तरीके से होगा, एक ही दिन मतलब आपका ये दोनों पेपर हो जाएगा। जब ये पेपर हो जाएगा, इसका जो वेटेज है टोटल मिला करके आउट ऑफ 100 मतलब मेरिट लिस्ट के अंदर होगा, तो 80 मार्क्स आपके इसके मिलेंगे, 20 मार्क्स क्या चीज़ के मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। इसके अंदर अच्छे से दिखाया गया है कि क्या क्या नंबर किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को है। जैसे बीकॉम के लिए 2 नंबर आपको मिलेगा, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, या फिर आपने एमबीए किया फाइनेंस से तो भी 5 मिलेगा। लेकिन आपने बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस हो या फिर बीकॉम प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे बीकॉम ही लिखा हुआ है, सिर्फ बीकॉम, सिर्फ और सिर्फ बीकॉम। बीबीए और बैचलर इन इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपने बीकॉम भी किया है, साथ में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और साथ में आपने एमबीए भी कर लिया है, तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यानी बीकॉम प्लस सीए 7 मार्क्स, और आपने बीकॉम प्लस सीए और एमबीए कर लिया, फिर सीए सीएस दोनों किया हुआ है, तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आप समझ रहे हो क्वालिफिकेशन की मार्किंग ऐसी होगी, और बचे हुए 10 मार्क्स वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेंगे। तो ये आपका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा बीएसएफ के अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट की। ये आपकी ऑल ओवर इंडिया नौकरी है, काफ़ी डिफरेंट टाइप की इसके अंदर नौकरी हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेट ही यहाँ पे सीधा। तो 15 नवंबर को इसको फॉर्म आउट हो चुका था, और 29 दिसंबर यानी 29 दिसंबर को इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और इसकी हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और बाकी सभी के लिए 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, यानी ये फ्री है। अब हम इसके अंदर पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो 72 आपके टोटल पोस्ट है, जो कि 7 अलग अलग तरीके की नौकरियों के अंदर डिवाइडेड है। इन सबका क्राइटेरिया आप देख लेते हैं यहीं पे।
एज की क्राइटेरिया आपको बताऊं तो सातों की सातों पोस्ट के लिए एक ही एज का क्राइटेरिया है, 18 से 25 साल के बीच में, ठीक है। और आप इस नौकरी को हल्के में ना लें क्योंकि ये लेवल 3 और लेवल 5 की नौकरी है। लेवल 5 और लेवल 3 नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी बोलते हैं, मतलब जो आपको एसएससी एमटीएस वगैरह होता है आप उससे कंपैरिजन मत कर लीजिएगा इसका, आप एसएससी सीएचएसएल लेवल से इसका कंपैरिजन करिएगा। लेवल 3 लेवल 5 की नौकरी में अच्छी आपकी सैलरी मिलेगी। लेवल 5 में आपका 35,000 रुपये के आसपास, आपका 40,000 रुपये के आसपास सैलरी बन जाएगी। लेवल 3 में आपको 25 से 30 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी, तो काफ़ी ठीक ठाक सैलरी है। और इस फॉर्म में एज का क्राइटेरिया भी आप ध्यान से भरिएगा, जैसे आप एक्स सर्विस मैन हो 10 साल रिलैक्सेशन मिल रहा है, साथ में ओबीसी भी हो तो प्लस 3 ईयर्स का आपको और मिल जाएगा। समझ में आया आपको? तो ऐसे कंबाइन हो रही है, आप ओबीसी भी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो, तो दोनों का यहाँ पे आपको मिला करके एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन को एक बार ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। एज तो हमने देख लिया 18 से 25। तो जो सबसे पहला जॉब है वो है हमारा एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की। इसके अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन साथ में उसका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। किसके अंदर? ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर, सिविल के अंदर, ठीक है। और अगर आपका आईटीआई है तो भी चलेगा, लेकिन डिजायरेबल में डिप्लोमा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आईटीआई हो गया तभी भी अप्लाई कर देना। नेक्स्ट है हमारा एचसी कारपेंटर के अंदर। इसके अंदर भी कोई 10th पास अप्लाई कर सकता है जिसका आईटीआई में सर्टिफिकेट है कारपेंटर के अंदर, और अगर नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो कारपेंटर के अंदर तो भी अप्लाई कर सकता है। वैसे आपका प्लम्बर के अंदर भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्लम्बर के अंदर आईटीआई चाहिए, नहीं है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपका काम चल जाएगा। और आपका नेक्स्ट है कांस्टेबल सीवरमैन। इसके अंदर 10th पास चाहिए और सीवर मतलब जो आपका सीवरेज होता है उसके अंदर आपको मेंटेनेंस जो होती है इसके करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ मतलब लेटर वगैरह नहीं चाहिए होता, यहाँ पे बस एक्सपीरियंस चाहिए। अब है कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर। इसके अंदर आपका 10th पास अप्लाई कर सकता है और आपका आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के अंदर, वायरमैन के अंदर, डीजल मोटर मैकेनिक के अंदर। नहीं है कोई बात नहीं, 3 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपका तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ही चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है उसके अंदर एग्जैक्टली सेम है क्योंकि ये जनरेटर ऑपरेटर था और वो आपका जनरेटर मैकेनिक है, सब कुछ सेम है इन दोनों का, ठीक है। आपका लास्ट जो है वो है कांस्टेबल लाइनमैन। इसके अंदर आपका 10th पास चाहिए और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन या फिर लाइनमैन के अंदर आपको चाहिए आईटीआई, नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हाइट की भी रिक्वायरमेंट है, 167 मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए, किसी एक पोस्ट में 165 भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इन चीज़ों को डाउट क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको अप्लाई करना होगा, इंटरेस्टेड होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो ये देख लिया हमने बीएसएफ का फॉर्म। अब मैं आपको बता दूं कि एचटेट का फॉर्म निकला था, सिर्फ 10 दिन के लिए निकला था। इसके ऊपर मैं वीडियो में नहीं डाल पाया, 25 तारीख इसका आखिरी डेट है। मैं रिकॉर्ड 24 तारीख को कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से अपलोड 25 को करूँगा, तो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे वैसे भी, लेकिन मैं अपने ऐप में ज़रूर इसके बारे में बता दिया था। तो मेरा ऐप आप डाउनलोड कर लो ताकि आप ऐसे फॉर्म्स ना भूल पाओ जो मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। उसके अलावा भी बहुत फॉर्म होते हैं, वो आप मेरे ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है आपका मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के अंदर आपका स्टेनोग्राफर की, क्लर्क की, असिस्टेंट की बहुत सारी नौकरियां निकली हैं। 1200 से ज़्यादा आपकी टोटल यहाँ पे पोस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं। डेट देखें तो 30 नवंबर से इसका फॉर्म खुलेगा। 30 नवंबर से आप इसको अप्लाई करना शुरू करोगे। कब तक? 30 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो जनरल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 777 एप्लीकेशन फीस है और आपका एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 577 एप्लीकेशन फीस है। तो हमने देख लिया एप्लीकेशन फीस। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट की बात करूं तो 1255 यहाँ पे पोस्ट है टोटल, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो आपका है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 108 पोस्ट, ग्रेड 3 205 पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ जो है इसके अंदर 11 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 AG 3 सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी का है, 910 पोस्ट। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड AG 3 इंग्लिश के अंदर 21 पोस्ट है। तो टोटल आपके ये हो गए 1255 पोस्ट। अब हम देख लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो 18 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं सारे के सारे पोस्ट के लिए। अब हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का जो है वो है कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसका CPCT स्कोर कार्ड हो। CPCT स्कोर कार्ड होता है जो कि मध्य प्रदेश सरकार होती है, उसका एक टेस्ट लेती है। वो टेस्ट जिसके पास जो पास कर लेता है उसके पास CPCT का स्कोर आ जाता है। तो जितनी पोस्ट है ना सबके अंदर CPCT का स्कोर कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो जिनके पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास है वो आंख बंद करके अप्लाई करेगा क्योंकि बहुत कम कट ऑफ जाता है जहां पर भी CPCT का स्कोर कार्ड आपका डिमांड करता है। और इसके अंदर आपका शॉर्ट हैंड चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट की और 1 साल का आपको डिप्लोमा भी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। तो ये था ग्रेड 2 का। अब हम ग्रेड 3 का देख लेते हैं।
ग्रेड 3 का सब कुछ सेम है, जो ऊपर बताया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अंतर बस इतना है कि वहाँ पे 100 वर्ड्स पर मिनट का शॉर्ट हैंड चाहिए था, यहाँ पे 80 वर्ड का है, बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। ग्रेड 3 मतलब दोनों, आपका जो स्टाफ मैनेजर है उसका भी और नॉर्मल ग्रेड 3 का भी। अब हम आते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 के अंदर, जिसकी सबसे ज़्यादा हमारी पोस्ट है 910 पोस्ट। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसका CPCT स्कोर कार्ड हो और 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा हो। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर से ही ग्रेजुएशन ही है तब आपको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो सब कुछ जो ऊपर था, ग्रेजुएट बंदा चाहिए, वो अपना शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड चाहिए, ऊपर कुछ भी शॉर्ट हैंड का रिक्वायरमेंट नहीं था, यहाँ पर है। और इसके बाद आपका 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर में। जितने भी है ना, सब में बता रहा हूँ, अगर आप कंप्यूटर से ग्रेजुएट हो तो डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो। और ये मध्य प्रदेश का जैसे एग्जामिनेशन है MPPSC, मुझे पता है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक से पढ़े स्टेट गवर्नमेंट की, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनरल अवेयरनेस की किताब एक आती है, वो ऐसी किताब बनाई गई है, दिशा पब्लिकेशन की किताब है, जिसके अंदर बहुत ही कम एरर्स हैं। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर ऐसी तैयारी करनी होती है जिसमें एरर कम हो, ऐसी बुकें अच्छी होती है। तो बहुत ही कम एरर है, उसके अंदर लिखा भी हुआ है आपका कि एरर उसके अंदर ऑलमोस्ट नहीं है। तो आप उन बुक्स को परचेज करिए जो कि नई आई हुई हैं, लेटेस्ट आई हुई हैं और उनमें एरर भी नहीं है। मैं उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट में UPPSC के लिए भी किताबें हैं, वैसे ही BPSC के लिए भी किताबें हैं। तो ये होगी हमारी MPPSC की। हम आते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान के अंदर हमारी होमगार्ड की रिक्रूटमेंट है। यही वो नौकरी है जिसमें 8th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होगे बताया नहीं भाई, झूठ बोल रहा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी नौकरी है 8th पास वाली। और मैंने आपको बताया था स्टेट वाला, तो ऐसी जनरल अवेयरनेस की किताब जिसके अंदर सारा का सारा देश का कवर हो, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको काम आए, स्टेट में भी काम आए, मैं उस बुक की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ फोटो डिस्प्ले का आपको कर दूंगा। ऐसी जनरल अवेयरनेस किताब जिसके अंदर सारे के सारे डिटेल में चीज़ें दी गई हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के अंदर आपका काम आएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की एग्जैक्ट नॉलेज उसके अंदर नहीं होगी, उसके अंदर तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग किताबें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसी किताब जिसके अंदर जनरली हमारे देश का सारा करंट अफेयर्स दिया गया हो, सारा का सारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट दिया गया हो, तो वो बुक मैं आपको कह रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जरूर एक बार उसको चेकआउट करना। तो चलिए हम देखते हैं राजस्थान होमगार्ड का फॉर्म। सबसे पहले इसकी डेट की बात कर लूँ तो 24 नवंबर को इसका फॉर्म आउट हो चुका है, यानी आज के दिन ही। कब तक? 15 दिसंबर 2021 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये देख लिया डेट्स। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि इस नौकरी को कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी लोग अप्लाई करेंगे, कोई भी अप्लाई कर सकता है पूरे के पूरे कंट्री में। बस आप क्लेम नहीं कर पाओगे अपना रिजर्वेशन, SC ST OBC EWS का जो रिजर्वेशन है अपने क्लेम कर पाओगे, आपको जनरल कोटे में अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखते हैं। जनरल और अदर स्टेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। बाकी OBC EWS SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अदर स्टेट किसी भी कैटेगरी का होगा ना तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, अब हम पोस्ट के बारे में आते हैं। टोटल यहाँ पे 135 हमारी पोस्ट है जो कि 3 अलग अलग नौकरियों में डिवाइडेड है। अच्छा, मैं पोस्ट आपको नौकरी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके साथ ही बता दूंगा। यहाँ पर मैं आपको पहले एज की बात कर लेता हूँ। एज की क्राइटेरिया यहाँ पर 2 है। जो मिनिमम एज है वो 1 जनवरी 2002 है। 1 जनवरी 2002 से अगर आप बाद में पैदा हुए हो तो अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम एज क्या है लड़कों के लिए, यानी मेल के लिए 2 जनवरी 1997 से अगर आप पहले पैदा हुए हो तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए क्या है तो 2 जनवरी 1992 तक है। ठीक है, तो 29 ईयर्स की फीमेल है तो अप्लाई कर सकती हैं, और 24 साल तक के मेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस नौकरी के लिए। तो अब हम एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा नौकरी है कांस्टेबल की। कांस्टेबल में 111 यानी 311 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर है। इसमें कोई भी 8th पास अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो कोई क्वालिफिकेशन देखना भी नहीं है, आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे बस 8th पास चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हमारा कांस्टेबल अगेन है और ड्रममैन है, 4 पोस्ट है, वो भी बस 8th पास है तो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर 20 पोस्ट है, उसके अंदर कोई भी 8th पास अप्लाई कर सकता है, प्लस उसको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। वो भी कौन सा? आपका हैवी मोटर व्हीकल का और लाइट मोटर व्हीकल का चाहिए। ठीक है, और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए ड्राइविंग के अंदर, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं अगर आपको गाड़ी चलाना आता है और लाइसेंस है आपके पास तो बस यही था इस फॉर्म के अंदर, और कुछ तो है नहीं खास। और लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और अप्लाई भी इसको आप ऑनलाइन कर सकते हो।
तो आई थिंक सारे के सारे हमने फॉर्म्स देखे। नेक्स्ट वीडियो 5-7 दिन में मैं दोबारा लेके आऊँगा जिसके अंदर सारा का सारा कंपाइलेशन होगा ऐसे ही जॉब्स का। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।